हर कोई जानना चाहता है कि व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है। सुनिए राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। क्या यह युद्ध खत्म हो गया है? मुझे लगता है कि ये लगभग ख़त्म हो चुका है। मेरा मतलब है मैं इसे बहुत करीब मानता हूँ ख़त्म होने के। जानते हैं क्या, अगर मैं सब कुछ समेट लूँ तो उन्हें देश फिर से बनाने में 20 साल लगेंगे। ठीक है, तो एक तरफ मार्क ठीक है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी अभी कुल मिलाकर कहा कि युद्ध खत्म हो गया है। दूसरी तरफ उनकी कही एक और बात सुनिए, और इस बार व्हाइट हाउस के बाहर। मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें दूसरी तरफ से कॉल आया है। वे बेहद बेताबी से समझौता करना चाहते हैं। तो खेल का निर्णायक बिंदु कहाँ है? आपने कहा था कि ये परमाणु मुद्दे पर था। ये परमाणु मुद्दे पर था, बहुत हद तक वैसा ही। हाँ, बहुत अच्छा, मुझे लगता है आप सुन रहे हैं। ये इस बात पर है कि उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। ईरान, आप इसे नोट कर लें, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। मुझे लगता है वे इस पर सहमत हो जाएंगे। मैं लगभग निश्चित हूँ। असल में मैं पूरी तरह निश्चित हूँ। अगर वे सहमत नहीं होते तो कोई समझौता नहीं होगा, कभी कोई समझौता नहीं होगा। शुरू करने से पहले मार्क, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज बुधवार 15 अप्रैल है। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ ने कहा है कि हमें इस पर जोर देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों खबरों का दौर बहुत तेज है। मैं रूती ब्लम हूं, मैं जेएनएस स्टूडियोज में हूं, और मेरे सह होस्ट मार्क रेगेव दूर से जुड़े हैं। मार्क, राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर आपकी क्या राय है? क्या युद्ध खत्म हो गया? यह अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये इस पर निर्भर करता है कि आप युद्ध को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या उच्च तीव्रता वाला हिस्सा खत्म हो गया? मुझे नहीं पता। राष्ट्रपति दुनिया को चौंका रहे हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ईरानियों को चौंका रहे हैं, जिससे वे असमंजस में रहते हैं। मेरा मतलब है, उन्हें लगा कि उन्होंने दुनिया को उसके सबसे नाजुक बिंदु पर जकड़ रखा है। उन्हें लगा कि दुनिया उनके अधीन है, क्योंकि वे होर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करते हैं, और सब उनके पास आ जाएगा। कुछ टिप्पणीकारों ने कहा यह परमाणु हथियार जैसा है, क्योंकि दुनिया को उस जलडमरू मध्य से होकर आने वाला तेल चाहिए था। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने कहा, अगर आप होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी करने जा रहे हैं तो मैं भी होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी कर दूंगा। मुझे लगता है कि उन्होंने उनकी सारी ताकत और पत्ते अपने पास रखने की क्षमता को बेअसर कर दिया, जो एक बहुत चालाक कदम था। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, हम शायद ऐसे और भी कदमों की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और कहना कि उन्होंने जलडमरू मध्य या हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अवरुद्ध किया, थोड़ा भ्रामक है। असल में उन्होंने किया ये कि सभी प्रवेश बिंदुओं, सभी ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया, ताकि इस्लामिक रिपब्लिक तेल और गैस का निर्यात न कर सके। और यही उसकी आमदनी का स्रोत है। और वो सच में उन्हें रोक रहे हैं। आप सही कह रही हैं। उन्होंने कहा, तुम लोग जलडमरू मध्य खोलो, और इस्लामिक रिपब्लिक शासन टोल वसूल रहा था। उन्होंने कहा वे होर्मुज जलडमरू मध्य को बंधक बनाए हुए थे। ट्रंप ने चालाकी दिखाई और कहा, ओह, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम लोग कौन हो? तुम छोटे तानाशाह? नहीं, जब मैं यहां हूं तो ऐसा नहीं होगा। और इसी तरह उन्होंने ईरान की पैसे कमाने की सारी राहें बंद कर दी। और इससे, जैसा कि है, ईरान की अर्थव्यवस्था सच में तबाह हो चुकी है, और इससे हालात और भी बदतर हो जाएंगे। अब लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वो झांसा दे रहे हैं? एक तरफ उन्होंने कहा, हम उन्हें 2 हफ्ते का युद्ध विराम दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये अगले हफ्ते किसी समय खत्म हो जाएगा, शायद इजराइल के स्वतंत्रता दिवस के आसपास। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, कोई परमाणु हथियार नहीं। उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। उनके पास संवर्धित यूरेनियम नहीं हो सकता। उनके पास परमाणु से जुड़ी जरा सी चीज भी नहीं हो सकती। और उनके पास यूरेनियम संवर्धन की क्षमता कभी नहीं हो सकती। ठीक है। और जो लोग जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, और स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ बातचीत करने आए थे, वे 21 घंटे की बैठकों के बाद चले गए। जेडी वेंस ने कहा, नहीं, हमने बहुत प्रगति की है, हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन मूल रूप से हमारी लाल रेखा है कि कोई परमाणु हथियार नहीं। और उन्होंने कहा, नहीं, ठीक है। फिर रिपोर्ट्स आईं जो मुझे पूरी तरह फर्जी लगती हैं, जिनमें कहा गया कि अमेरिका 20 साल बाद उन्हें यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देगा। लेकिन फिर इससे ये सौदा, जिसे तथाकथित सौदा कहा जा रहा है, ओबामा के जेसीपीओए से ज्यादा अलग नहीं होता।
तो मैंने उन रिपोर्ट्स और बाकी सब पर विश्वास नहीं किया। लेकिन सबसे अहम बात यह है, जब आप कहते हैं कि युद्ध की तीव्रता अब शायद खत्म हो गई है, सही है। हम ईरान से मिसाइलें उड़ती नहीं देख रहे हैं और इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर हमले नहीं कर रहे हैं। हालांकि इजराइल पर हर दिन हर रात लेबनान से हिजबुल्लाह की मिसाइलों से बमबारी की जा रही है, ज्यादातर उत्तरी इजराइल में। लेकिन आप जानते हैं, इजराइल एक बहुत छोटा देश है और उत्तरी इजराइल उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो चलिए, मैं चाहूंगी कि आप इस मुद्दे पर भी बात करें कि हिजबुल्लाह को इस्लामी गणराज्य से अलग कैसे देखा जाए। और मुझे थोड़ा बताइए कि वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के संबंध में अभी क्या हुआ। आपकी अनुमति से रूथी, मैं ईरान से शुरू करूंगा। आपने कहा कि उसने ईरानी बंदरगाहों से जाने वाले सारे तेल को रोक दिया है और यह सही है। जैसा आपने सही कहा, वही उनकी जीवन रेखा है। अब वे क्या करेंगे? अगर वे अपना तेल नहीं बेच सकते तो वे क्या करेंगे? और उन्होंने एक बार फिर उन्हें जवाब दिया। आप जानती हैं, क्या आप कह सकते हैं दांत के बदले दांत? उन्होंने तुरंत दखल दिया और उन्होंने कहा, आप कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे ये स्पष्ट नहीं, लेकिन उनके पास विकल्प है रूथी, अगर वे ईरान में आयात रोकना चाहे, है ना, जो उन्हें वहां इस्तेमाल के लिए बड़ा ट्रिगर, बड़ा हथियार देता है। क्योंकि अगर वो ईरानी बंदरगाहों में सामान जाने से रोक सकते हैं, मेरा मतलब है सैद्धांतिक रूप से, मुझे यकीन है कि ईरान अपने लोगों की जरूरत की हर चीज खुद नहीं उगाता। उनके पास सच में ये क्षमता है कि अगर वो चाहे तो क्या अंदर जा सकता है, उसे भी सीमित कर सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। अब गतिरोध है, क्योंकि ईरानियों ने अपनी ओर से भी नाकाबंदी कर दी है, उसने उन पर भी नाकाबंदी लगा दी है। और मैं कहूंगा कि अब ईरानी लोग और ज्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि वे अब, आप जानते हैं, उन पर उनके दोस्तों का बहुत दबाव है, चाहे वो चीनी हो या और कोई, जो उनसे कहेंगे, सुनो, यह टिकाऊ नहीं है, सही है। अगर आप अपना तेल बाहर नहीं निकाल सकते तो हमें असल में आप सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि आपके पास तेल है, और अगर आप अपना तेल बाहर नहीं निकाल सकते तो यह एक समस्या है। और मुझे लगता है कि ईरानियों पर समझौता करने के लिए और भी ज्यादा दबाव डाला जाएगा। और सवाल यह है कि आप जानते हैं, मेरा मानना है कि वे फिर से मिलेंगे, जेडी वेंस और विटकॉफ और कुशनर फिर से ईरानी टीम के साथ इन वार्ताओं के दूसरे दौर में होंगे। और एकमात्र गंभीर सवाल यह है कि क्या वे इन मतभेदों को पाट कर पाएंगे और क्या कोई समाधान निकल पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी राय क्या है, और वो ये है, सबसे पहली बात, इन वार्ताओं में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा परमाणु मुद्दा है। जैसे ही आप इसे हल करते हैं, जलडमरू मध्य और अन्य समस्याएं भी सुलझ सकती है। मैं शासन परिवर्तन और बैलिस्टिक मिसाइलें चाहता हूं। मैं प्रॉक्सी समूहों के मुद्दे को भी उठाना चाहूंगा, लेकिन मैं प्राथमिकता देने में विश्वास करता हूं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप 100% सही है। हमें परमाणु मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी सब कुछ परमाणु मुद्दे की तुलना में छोटा है। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। राष्ट्रपति ने बार बार कहा है कि इस शासन को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। अब मुझे नहीं लगता कि अमेरिकियों की जो बातें हैं, ट्रंप जो बातें कर रहे हैं, आपने चिंता जताई थी कि यह बस JCPOA, ओबामा के असफल परमाणु समझौते की एक और पुनरावृत्ति हो सकती है। और मैं कहूँगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यह उस दिशा में जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रपति ईरान में मौजूद सभी संवर्धित यूरेनियम को हटाने की मांग कर रहे हैं। चाहे वो रूस जाए या कहीं और, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस सारा यूरेनियम वहां से हटना चाहिए। सीधे कहे तो प्रक्रिया पूरी होने पर ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति भी बहुत बहुत सख्त है और वे नए यूरेनियम का संवर्धन नहीं कर सकते, वे और यूरेनियम का संवर्धन नहीं कर सकते। इन मुद्दों से निपटने पर आप उनकी बम बनाने की क्षमता रोकते हैं और उसे होने से काफी हद तक रोक देते हैं। अब आप चिंता जता रहे हैं कि अमेरिकियों ने इस 20 साल पुराने को रखा है। नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिए, मुझे आपको बीच में रोकना होगा। मैंने कहा कि फेक न्यूज मीडिया ने ऐसा कहा। मैंने कहा कि वो फर्जी रिपोर्ट है, एक्सियोस, न्यूयॉर्क टाइम्स। नहीं नहीं, मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि ये बस एक और JCPOA जैसा ही होगा। मैं इस पर विश्वास नहीं करती। फेक न्यूज मीडिया इसे फैला रही है। तो एक बार फिर, अगर आपको एक समय सीमा मिलती है जो कई दशकों बाद की हो, है ना? मैं बिल्कुल भी कोई समय सीमा नहीं चाहता, हाँ। लेकिन एक बार फिर
मैं बिल्कुल भी कोई समय सीमा नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ऐसी किसी चीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं जो 50 साल दूर है और वो ईरानियों के लिए एक दिखावा है, और कौन जानता है अगले 50 सालों में क्या होगा। हाँ, जहां तक उस शासन का सवाल है, मुझे लगता है आप उसके साथ खेल सकते हैं। अब मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता, मुझे कुछ स्पष्ट चाहिए। अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो लगता है यही मुद्दा है जहां आप उन्हें कुछ प्रतीकात्मक दिखा सकते हैं, जैसे अगले 50 सालों के लिए। मुझे 20 पसंद नहीं, 20 बहुत नजदीक और जल्दी बीत जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक ऐसा समझौता कर सकते हैं जो वास्तव में JCPOA ओबामा के समझौते में क्या समस्या थी, वह वास्तव में कभी भी वह नहीं कर पाया जो उसे करना चाहिए था। इसने उन्हें कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने से नहीं रोका। ट्रंप असल में जिस बारे में बात कर रहे हैं वह है उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना, और यही एक अहम फर्क है, एक अहम फर्क। ठीक है, तो बात यह है मार्क, इसे भूल जाओ। आप जानते हैं, एक समझौता किया जा सकता है अगर 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 इस शासन के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जैसे ही किसी भी मौजूदा व्यक्ति के साथ जिन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है, हत्या नहीं की गई है या हवाई हमलों में मारा नहीं गया है, कोई भी समझौता किया जाता है, जो भी बचा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का दुश्मन है, निश्चित रूप से इजराइल का और पश्चिमी देशों का भी। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें समझौता करना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति का रुख, उनमें और दूसरों में बस इतना ही फर्क है कि वो इस बात से नाराज हैं कि टीम बिना किसी समझौते के ईरान लौट आई। वे सच में उदारवादी नहीं हैं। उदारवादी, तथा कथित उदारवादी और कट्टरपंथियों में फर्क सिर्फ इतना है कि उदारवादी पश्चिम को धोखा देने और इस्लाम के उस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं जिसमें झूठ बोलना माना गया है। लंबे समय के लक्ष्य पाने के लिए अगर आपके पास धैर्य है तो झूठ बोलना चाहिए। बाकी लोग कहते हैं हम झूठ नहीं बोलना चाहते, हम 12वें इमाम का इंतजार कर रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि वे सब कट्टरपंथी हैं और वे सब बुरे हैं, बुरी सत्ता का हिस्सा हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप उन्हें परमाणु हथियार रखने से रोक दें और उनके तेल का निर्यात रोक दें तो कोई सत्ता ही नहीं बचेगी, और यही इसकी खूबसूरती है। आप बार बार कहते हैं कि आप जानते हैं, मैं पूर्णता की मांग करती हूँ। अगर सत्ता के पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो गिर जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता और अगर वे अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो मुझे सच में लगता है कि हम फिर से सैन्य तरीकों की ओर लौट सकते हैं। मैं इसे नकारता नहीं हूँ रूथी, मैं इसे बिल्कुल भी नकारता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सैन्य तरीकों की ओर लौटना पूरी तरह संभव है, लेकिन मैं यहाँ 2 संबंधित नेताओं का हवाला देना चाहता था। नेतन्याहू ने कहा कि उनके पास न तो संवर्धित यूरेनियम होगा और न ही उसे और संवर्धित करने की क्षमता। उन्होंने कहा कि ये कूटनीति या सैन्य कार्रवाई के जरिए किया जा सकता है। हम उनके पास मौजूद चीजें नष्ट कर सकते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि कूटनीतिक विकल्प है। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति की अगुवाई में टीम को ईरान से बातचीत के लिए भेजा, लेकिन ईरानी शासन से बातचीत नहीं हो रही। ईरानी शासन से बातचीत के खिलाफ होना आपकी राय है और मैं उसका सम्मान कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ईरानी शासन के साथ बातचीत हो रही है और लक्ष्य एक समझौता करना है, JCPOA के विपरीत, ऐसा समझौता जो वास्तव में काम करे। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि आपको लगता है कि यह असंभव है और फैसला अभी बाकी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि ईरानी उन शर्तों पर सहमत हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका और इजराइल इन वार्ताओं में न्यूनतम मानते हैं। लेकिन मैं इसे पहले से खारिज नहीं करता। मुझे लगता है कि जितना नुकसान हमने ईरानियों को पहुंचाया है, क्या यह संभव है कि वे उन बातों पर सहमत हो जाए जिन पर वे पहले कभी नहीं हुए? मुझे नहीं लगता। और अगर वे डटे रहते हैं और हम उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखते हैं तो शायद हम उस लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हैं। मैं कहूंगा, आपको पूरे पैमाने के युद्ध में लौटने की जरूरत नहीं है। आप विशेष कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे उस द्वीप पर कब्जा करना जहां से तेल जाता है। आप यहाँ वहां जमीनी बलों का सीमित और सटीक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि स्पष्ट लक्ष्यों को खत्म किया जा सके। आप अलग अलग जगहों पर पूरे पैमाने के युद्ध में लौटे बिना हमला कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो आप युद्ध में लौट सकते हैं, यानी ईरानी शासन पर लगातार हमले कर सकते हैं। मेरे लिए यह साफ है कि अगर उन्हें ऐसा मिल सके तो ट्रंप बातचीत से निकला समाधान पसंद करते हैं। असल में वे चाहते हैं कि इस्लामी गणराज्य आत्मसमर्पण कर दे। यही समझौता है। आप आत्मसमर्पण करें, हम जीतेंगे, आप हारेंगे।
ये समझौता कैसा रहेगा? अब लेबनान में हिजबुल्लाह पर आते हैं। क्यों? क्योंकि वॉशिंगटन में जो बातचीत चल रही है वो अभूतपूर्व है। इजरायली वार्ताकार और लेबनानी वार्ताकार विदेश मंत्री मार्को रूबियो की देखरेख में मिल रहे हैं। और अब बहुत से लोग कह रहे हैं, देखो वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है। अब यहाँ अगर आप इसे मेरे विचार के उदाहरण के रूप में लें तो हाँ, आपको सैन्य और कूटनीतिक दोनों चीजें रखनी होंगी। अब इस पूरे समय में इन वार्ताओं के साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध करना बंद नहीं किया है और मुख्य रूप से इन वार्ताओं का लेबनान के साथ होने का कारण यह है कि लेबनान खुद हिजबुल्लाह को हराने में असमर्थ या अनिच्छुक रहा है। सबसे पहले हिजबुल्लाह लेबनानी सरकार और सेना आदि में गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन लेबनान के लोग भी ईरानी लोगों की तरह तंग आ चुके हैं। अब हमें ईरानी लोगों के बारे में बस एक बात कहनी है जो इन सभी परमाणु और बाकी चर्चाओं में बार बार नजरअंदाज हो जाते हैं। ये जो समय है जब कोई मिसाइलें नहीं उड़ रही हैं, हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा हो जिससे ईरानी लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हो सकें। अब उन्हें दसियों हजार की तादाद में मार दिया गया था और वैसे भी ये अभी बहुत जरूरी है क्योंकि वहां भाड़े के सैनिक आ रहे हैं, इराक से मिलिशिया आ रही हैं ताकि शासन और ज्यादा निर्दोष ईरानी लोगों को गोली मार सके, उन्हें मार सके। हम उन्हें भूल नहीं सकते। और चलिए ये भी ना भूलें कि ट्रंप ने युद्ध शुरू होने से हफ्तों पहले 28 फरवरी से पहले ईरानी लोगों से कहा था कि मदद रास्ते में है। और हाँ, ये उनकी मदद कर रहा है। और भले ही वे पूरी तरह, मैं कहूंगी, अराजकता और डर में जी रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा है कि वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस काम को पूरा करें। वे चाहते हैं कि वे शासन के लोगों पर हमला जारी रखें। वे सच में ऐसा चाहते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अभी हाल ही हमने हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया और कहते हैं फिर कभी नहीं। और यहूदी लोगों ने सही ही शिकायत की है कि हॉलोकॉस्ट के दौरान दुनिया ने यहूदियों से मुंह मोड़ लिया था। हम भी ईरानी लोगों से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कहने के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने कहा है कि ये ईरानी लोगों का काम है। हाँ, ये सही है। शासन को कमजोर करके हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं। सही है। मुझे नहीं लगता कि हम ईरानियों के लिए यह कर सकते हैं। नहीं, ईरानी शासन को कमजोर करने के लिए उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। आप फिर वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। फिर आपने कहा कि ट्रंप चाहते हैं वे आत्मसमर्पण करें। वे समझौता चाहते हैं। पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण भी कहा था। आत्मसमर्पण। अगर वे आत्मसमर्पण कर परमाणु मुद्दे पर सब कुछ दे देते हैं रूथी, तो ईरानी शासन के साथ आपका समझौता हो जाएगा। सिर्फ परमाणु मुद्दा नहीं, बैलिस्टिक मिसाइलें और आतंकी प्रॉक्सी गुट भी हैं। नहीं, आत्मसमर्पण केवल परमाणु मुद्दा नहीं है, हालांकि वही सबसे अहम है क्योंकि उसके बाद सारी गिरफ्तारियां होती हैं। रूथी, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि मैं ईरान में शासन परिवर्तन चाहता हूं। मुझे लगता है सभी यही चाहते हैं। ईरान के लोग खुद अपने देश में शासन परिवर्तन चाहते हैं। मेरा मानना है कि इसी पर नीति बनाना सही नहीं होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और मैंने इस कार्यक्रम में पहले भी कहा है कि 25 जून की कार्रवाई और सरकार के खिलाफ जन विद्रोह के फूटने के बीच 6-7 महीने लगे थे। और इसलिए जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि शासन परिवर्तन की संभावना खत्म हो गई है। हाँ, शासन परिवर्तन अब भी संभव है, शायद पहले से ज्यादा। मैं बस ये नहीं कह रहा हूं कि यह एक नीति विकल्प है। यह नहीं कहा जा रहा है कि हम युद्ध को तब तक जारी रखें जब तक शासन परिवर्तन न हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कह रहा है। क्या आप मुझे लेबनान के मुद्दे पर बोलने देंगे, जो खबरों में है और महत्वपूर्ण भी है, लेकिन वॉशिंगटन में जो हो रहा है वह अवास्तविक सा है, क्योंकि हम लेबनान सरकार से बात कर रहे हैं। लेबनान सरकार कहती है कि वो इजराइल से शांतिपूर्ण संबंध चाहती है और पूछती है कि क्या हम सारी समस्याएं सुलझा सकते हैं। मैं इसे अवास्तविक कहता हूं क्योंकि लेबनान सरकार कमजोर है। दुर्भाग्य से लेबनान सरकार सही बातें कहती है और हाल ही में वे लगातार सही बातें कह रही है। क्या उनके पास अपनी अच्छी बातों को लागू करने की क्षमता है? और यहाँ सवाल बहुत खुला है।
अगर तथ्य देखें तो 3 हफ्ते पहले ईरानी राजदूत को निष्कासित करने का फैसला किया था, पर वो भी नहीं कर सके। वे ईरानी राजदूत को भी निष्कासित नहीं कर पाए। अब उन्होंने नए कानून बनाए हैं कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को देश छोड़ना होगा और हिजबुल्लाह को हथियार डालने होंगे, लेकिन उनके पास इसे लागू करने की ताकत नहीं है। और इसलिए जबकि हम लेबनान में शांति चाहते हैं, हमें समझना होगा कि लेबनान की स्थिति, मेरा मतलब है, सबसे पहले तो वे सही बातें कहते हैं और वे हमसे मिल रहे हैं और वे शांति पर चर्चा करना चाहते हैं। ये सब बहुत अच्छी बात है और हमें नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई अरब देश इजराइल के साथ शांति स्थापित करना चाहता है तो चलिए बात करते हैं। दरवाजा बंद करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कि आज दुर्भाग्यवश हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर असली ताकत है और इसलिए मेरा मानना है कि इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह को सैन्य रूप से हराना इजराइल और लेबनान के बीच शांति के लिए परिस्थितियां बनाएगा। मुझे लगता है कि ये ईरान के मुद्दे से भी जुड़ा है कि अगर ईरान इस संघर्ष से कमजोर होकर, बेअसर होकर, हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर, सैन्य रूप से कमजोर, राजनीतिक रूप से कमजोर निकलता है, तो इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह को फिर से स्थापित करने में उनकी मदद करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, बहुत बहुत कम। जिसका मतलब है कि अगर हम भी, मेरी राय में, लेबनान के साथ किसी समझौते की संभावना को मजबूत करते हैं, लेकिन ये सब हिजबुल्लाह को सैन्य रूप से हराने पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो लेबनान में सारे पत्ते उन्हीं के हाथ में रहेंगे। आपको उनसे वो पत्ते छीनने होंगे। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लेबनान यानी लेबनानी सरकार या लेबनानी सेना पहले से ज्यादा मजबूत नहीं है। असल में वे हिजबुल्लाह से डरे हैं और हिजबुल्लाह ने उनमें घुसपैठ की है। इस मुलाकात की खूबसूरती ये है कि पहली बार लेबनान सच में अपने रास्ते पर है। ये स्वीकार करना कि इजराइल हिजबुल्लाह से लड़कर एक अच्छा काम कर रहा है। कहें कि आप हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। आखिरकार आप लेबनान से आवाजें सुन रहे हैं जो कह रही हैं, हम नहीं चाहते कि आप हमारे देश पर बमबारी करें। सबसे पहले हिजबुल्लाह अपने आतंकवाद के लिए नागरिक ढांचे का इस्तेमाल करता है, जैसे हमास और इस्लामी गणराज्य। यही उनका तरीका है ना? वे आम नागरिकों के पीछे छिपते हैं और यही वजह है कि इजराइल नागरिक आबादी से कहता है कि वे वहां से निकल जाएं और इस मामले में उत्तर की ओर जाएं, लितानी नदी के पार जाएं वगैरह। लेकिन ये पहली बार है जब लेबनानी सरकार इजराइल की आलोचना नहीं कर रही है। अगर लेबनान कहे कि हम समझौता करना चाहते हैं, हम कमजोर हैं, कृपया लड़ाई जारी रखें, और वे ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक ये संकेत मिलता है क्योंकि उन्होंने ये मांग नहीं की। जब समूह वॉशिंगटन में मिला तो हमसे हिजबुल्लाह पर गोलीबारी रोकने की मांग नहीं की गई। ये एक संकेत है। ये अच्छा है कि उन्होंने पहले ऐसा नहीं कहा। ये नहीं कहा कि हिजबुल्लाह से युद्ध विराम कर लें, फिर बातचीत करेंगे। लेकिन इजराइल ने ये नहीं माना। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर और ईरान के युद्ध विराम में इजराइल को हिजबुल्लाह पर गोलीबारी रोकने की बात नहीं उठाई। और लेबनान ने भी आखिरकार वॉशिंगटन में सेक्रेटरी रूबियो से मिलने के लिए इसे पूर्व शर्त के रूप में मानने पर जोर नहीं दिया। तो ये सब अच्छे संकेत हैं। लेकिन सैन्य हार के बिना हिजबुल्लाह, आप जानते हैं, हिजबुल्लाह फिर से वे वहां तिलचट्टों की तरह हैं। आप कुछ को मारते हैं फिर और आ जाते हैं। आपको इसे हल करना होगा। केवल सैन्य रूप से काफी नहीं है, लेकिन आपको हर दिशा से दबाव डालकर इसे हल करना होगा। सैन्य एक तरीका है। मुझे लगता है सैन्य घटक जरूरी है। यह सिर्फ विकल्प नहीं, आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हमारे पास एक मजबूत दांव है, क्योंकि जैसा कि आप जानती है रूथी, इस समय हमारे पास दक्षिणी लेबनान में एक बड़ी इजरायली सेना है जो वहां दक्षिण में हिजबुल्लाह के ढांचे से निपट रही है। अब बेशक हिजबुल्लाह का उत्तर में भी ढांचा है। इजराइल पर कुछ रॉकेट लेबनान के दक्षिण के बजाय अन्य हिस्सों से दागे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या है? जो कि इजराइल जमीन पर है और इजराइल ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा, इजराइल कैड्स ने कहा, हम लेबनान में तब तक रहेंगे जब तक हमें यह यकीन नहीं हो जाता कि हिजबुल्लाह दक्षिण में वापस नहीं आएगा और इजराइल पर हमला करने की धमकी नहीं देगा। दूसरे शब्दों में, हमारे पास लेबनान के साथ शांति समझौते में एक मजबूत दाव है।
जैसे ही आप गारंटी दे कि लेबनान सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि इजराइल को लेबनान से, लेबनानी राज्य की ओर से नहीं बल्कि लेबनानी क्षेत्र से किसी शत्रुतापूर्ण गोलीबारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूँ, हम वही रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ताकत है ना, ये सोच कि इजराइल पीछे हट जाए और वहां कोई संयुक्त राष्ट्र की सेना हो। ऐसा पहले भी हो चुका है, इससे कोई मदद नहीं मिलती। इजराइल दक्षिणी लेबनान में बना रहेगा, एक शांति समझौते के बदले जिसमें हिजबुल्लाह को निरस्त्र किया जाए और दक्षिणी लेबनान में लेबनानी संप्रभुता हो। आधा अधूरा नहीं, मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ आप जानते हैं, कोई प्रतीकात्मक लेबनानी उपस्थिति नहीं, बल्कि असली लेबनानी सरकार की उपस्थिति होनी चाहिए, न कि हिजबुल्लाह की। हमारे पास खेलने के लिए ये कार्ड है, इसे सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। ये लेबनान को सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इजराइल दक्षिण छोड़ दे, तो हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना होगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए खतरा न बने। अब उनके पास ऐसा करने की क्षमता बहुत सीमित है, इसलिए हम आने वाले कुछ समय तक दक्षिणी लेबनान में बने रहेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बताऊंगी जो मुझे लेबनान के बारे में सूझी और क्यों। और शायद लेबनान सरकार की नज़रें अब्राहम समझौते पर भी हैं, क्योंकि आखिर वो क्या है? लेबनान के राजनेता क्या देख रहे हैं? वे किस बदलाव के गवाह हैं? वे दुनिया की व्यवस्था को फिर से बनते देख रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप नेटो देशों पर आरोप लगा रहे हैं कि वे अपना योगदान नहीं दे रहे। हम देख रहे हैं कि अब्राहम समझौते वाले देश इस युद्ध के दौरान ईरान द्वारा हमले का सामना कर रहे हैं। उन पर इजराइल से भी ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। जो आप देख रहे हैं वो पुनर्संरेखण है। शायद लेबनान कह रहा है, वाह, आपने अंतर्राष्ट्रीय बलों जैसे यूनिफिल का जिक्र किया। यूनिफिल लेबनान में न सिर्फ बेकार था, बल्कि हिजबुल्लाह से मिला हुआ था, और वही किया जो संयुक्त राष्ट्र हमेशा करता है। इजराइल की निंदा की और झूठा आरोप लगाया कि हमने जानबूझकर यूनिफिल बलों पर गोली चलाई। ये झूठ था। ठीक है, वे उनसे वैसे ही मिले हुए थे जैसे UNRWA हमास से मिला था। शायद लेबनानी सरकार कह रही है, देखो, ये हमारा मौका है। हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप, आप जानते हैं, हम देख रहे हैं कि यूरोप ट्रंप पर हमला कर रहा है, इजराइल पर हमला कर रहा है, और असल में अब्राहम समझौते वाले देश आगे आ रहे हैं। तो अगर कोई पुनर्संरेखण होता है तो लेबनान शायद उस सुरक्षात्मक, चलिए कहें, छतरी के नीचे रहना पसंद करेगा। मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि हम एक बड़े क्षेत्रीय बदलाव की बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत ट्रंप के पहले कार्यकाल में अब्राहम समझौते से हुई। और मुझे लगता है कि ईरान के खिलाफ इस युद्ध और इजराइल की हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई के परिणाम स्वरूप मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया और भी मजबूत हो जाती है। अरब दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग, हो सकता है कि वे इजराइल को पसंद न करते हो सकता है कि वे खुद को ज़ायोनिस्ट न कहे, उनमें फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता हो सकती है क्योंकि वे उनके सहधर्मी और साथी अरब है वगैरह, लेकिन आखिरकार वे समझते हैं कि इजराइल एक क्षेत्रीय शक्ति है। वे इजराइल का सम्मान करते हैं और समझते हैं कि इजराइल के साथ शांति समझौता करना अच्छा है, इजराइल के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध रखना अच्छा है। लेबनान में और भी ज्यादा लोग ऐसा चाहते हैं, यहाँ तक कि सीरियाइल भी इजराइल के साथ किसी तरह का समझौता करने की बात करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम, शिमोन पेरेज की भाषा में कहे तो, कई मायनों में एक नया मध्य पूर्व देख रहे हैं। एक नया मध्य पूर्व जहाँ अरब और इजरायली मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे आपसी हित में है। और मुझे लगता है कि जो हमने देखा है, मेरा मतलब है सच तो ये है, रूथी, जैसा कि आपने कहा, आप चाहती हैं कि यह शासन जितनी जल्दी हो सके गिर जाए। मुझे नहीं लगता ये जल्दी गिरेगा, इसमें समय लग सकता है। मैं चाहता हूं कि यह गिरे, लेकिन इसमें समय लग सकता है। इसका जल्दी न गिरना इसलिए अच्छा है क्योंकि जब तक अरब देश ईरान को खतरा मानते हैं, वे इजराइल से शांति की ओर बढ़ते हैं। लेबनानी लोग इजराइल से ज्यादा और ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि कोई उनकी हिजबुल्लाह की समस्या से निपटने में उनकी मदद करे। और इसलिए मुझे लगता है कि अरब इजराइल मेल मिलाप की ये प्रक्रिया और भी मजबूत होती जाएगी। फिलिस्तीनियों को अरब भाइयों से सिर्फ दिखावटी समर्थन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। ओ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, लेकिन दो बातें कहना चाहती हूँ। एक बात यह है कि जब भी आप इसके बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि वो देश, आप जानते हैं, सायोनिस्ट बन रहे हैं या उन्हें इजराइल या यहूदियों से प्यार है। आप जानते हैं इसमें विडंबना क्या है? अब पश्चिम ही है
जो इज़राइल से नफरत करता है। पश्चिम ही यहूदियों के खिलाफ हो रहा है। हर जगह यहूदी विरोधी भावना तेजी से बढ़ रही है। ये विश्व व्यवस्था में बदलाव की विडंबना है। इसलिए ये कहने की भी जरूरत नहीं कि ऐसा नहीं है कि वे अचानक इज़राइल से प्यार करने लगे हैं। हाँ, मैं ब्रिटेन, फ्रांस और इन सभी दूसरे देशों को देखना चाहूंगी। आप जानती हैं, मुझे आपको बताना है, जिस तरह से वे सहयोगी हैं, हमें उस तरह के गठबंधन की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तो उन अरब देशों के साथ गठबंधन करना चाहूंगी जो वास्तव में, जैसा आपने कहा, हमारी ताकत का सम्मान करते हैं। और इसी बात से मुझे शिमोन पेरेस के नए मध्य पूर्व के बारे में आपकी कही बात याद आ गई। वो नकली नए मध्य पूर्व में विश्वास करते थे, पर हर तरफ शांति है। इस तरह की शांति असली होती है अगर ये ताकत और हितों के आधार पर हो, जैसा कि आपने कहा, और ना कि किसी तरह का लाला लैंड, झूठा शांति समझौता। आप जानते हैं, क्योंकि हर बार जब शिमोन पेरेस जैसे किसी ने शांति शब्द का इस्तेमाल किया तो आपको मिसाइलों और आत्मघाती हमलों से बचना पड़ता था। और मैं बस इतना कह रही हूं कि अगर हमारी अरब देशों के साथ नई साझेदारियां बनती हैं और वे यूरोप के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, तो ठीक है, ऐसा ही सही। ये शर्म की बात है, ठीक है, क्योंकि यूरोप देखेगा कि उसका व्यवहार और उसकी नीतियां अब उसे नीचे गिरा देंगी। हम कहते हैं कि ईरान में शासन गिर जाएगा अगर यूरोप अपनी भयानक नीतियां जारी रखता है, चाहे वो आप्रवासन की हो, आतंकवाद को तुष्ट करने की हो या इजराइल पर हमलों की हो, तो यूरोप खत्म हो जाएगा। वे देखेंगे कि उनके समाजों के साथ क्या हुआ। और इसलिए अगर हमारे अरब पड़ोसियों के साथ ताकत के जरिए शांति होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने यूरोप का जिक्र किया और कल इज़राइल में योम हशोआ था, हॉलोकॉस्ट स्मृति दिवस। यहूदी कैलेंडर के अनुसार शायद मैं आखिरी 2 मिनट इसी पर बिताऊंगा क्योंकि हमारा कार्यक्रम खत्म होने वाला है और मैं योम हशोआ के बारे में बात करूंगा। और इज़राइल को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, और ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। लेबनान में लड़ाई, गाजा में इजरायली सैनिक सक्रिय, सीरिया में इजरायली मौजूद है। हमें कई खतरों का सामना है, लेकिन आज इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल मध्य पूर्व में सबसे प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति है। हमारा सबसे करीबी दोस्त संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक महाशक्ति है। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? मैंने शायद पहले भी कहा है, मेरे पिता का जन्म 1931 में मैग्डेबर्ग, जर्मनी में हुआ था। यहूदियों के लिए वह कैसी दुनिया थी। हम पीड़ित, बिना देश के और सताए गए थे। हमने नरसंहार झेला। उनकी पीढ़ी के यहूदियों ने हॉलोकॉस्ट झेला। हम अपनी समस्याओं के साथ कहाँ हैं, ये न भूले। यहूदी अब राज्यविहीन नहीं है। यहूदी लोग अब असहाय नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहूदी लोग अब अपनी रक्षा कर सकते हैं। हम अपने आप को उन लोगों से बचा सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यहोशुआ 6 मिलियन मारे गए लोगों को याद करने और ये याद रखने के बारे में है कि हम कभी अपनी रक्षा नहीं कर पाए थे। और सियोनवादी क्रांति और इजराइल राज्य की स्थापना ने यहूदियों को वही शक्ति दी है जो बाकी सभी देशों के पास है, यानी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा करने की क्षमता। इस ग्रह पर एक देश है जो खुद को यहूदी राज्य कहता है और यहूदी लोगों की रक्षा को प्राथमिकता देता है। यह एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव है जिस पर हम सभी गर्व कर सकते हैं। ओह, इसमें कोई सवाल नहीं है। और दुर्भाग्यवश 7 अक्टूबर 2023 को कई इजरायली इतने सदमे में आ गए, उन्हें लगा कि वाह, हमने कहा था कभी फिर नहीं। लेकिन हम लगभग उसी स्थिति में फिर आ गए। ठीक है, हालांकि जैसा कि आपने बताया, हमने लड़कर उस स्थिति को बहुत जल्दी पार कर लिया। हम उस खतरे के आगे झुके नहीं। तो हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सबक है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। और जाने से पहले मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार हमारे साथ जुड़ें। अगले हफ्ते मिलते हैं। रूथ।